व्यवहार में क्रियान्वित करने वाले देश के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक हैं। राजस्थान से पहले वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की। देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जिन प्रमुख व्यक्तित्वों का हाथ रहा है, उनमें श्री मिश्र जी की भी महती भूमिका रही है। वह भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वर्ष 1977 में श्री कलराज मिश्र जी उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के चुनाव संयोजक बने। 1978 से 2012 के दौरान वह 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। वह रक्षा मामलों की संसदीय समिति, लाभ के पद पर संसदीय समिति अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान समिति तथा राज्यसभा उपाध्यक्षों के तथा लोकसभा अध्यक्ष पैनल भी रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद उन्हें भाजयुमो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 1986 से 2001 के दौरान 3 बार वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1991 तक वह यूपी भाजपा के महामंत्री संगठन भी रहे। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से भी उनका जुड़ाव रहा। श्री कलराज मिश्र जी 1991, 1993, 1995 और वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी के 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1997 से 2000 तक वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, पर्यटन एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे। 2003 में उत्तर प्रदेश के तथा 2004 में वह दिल्ली, राजस्थान के भाजपा प्रभारी रहे। 2006 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2014 में देवरिया लोकसभा सीट से सांसद बनकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब मैं श्री कलराज मिश्र जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अभिभाषण से हमें लाभान्वित करें। सभी को नमस्कार। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर की 8वीं इंटरनेशनल यूथ 2025 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जयपुरिया इंटीग्रल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री शरद जयपुरिया जी, वाइस चेयरमैन श्री वत्स जयपुरिया जी एवं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार पंकज को मैं इनविजिंग बिजनेस फॉर ए बेटर टुमारो इस प्रासंगिक विषय पर हो रही है यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक कहा था अपने भाषण के अंतर्गत, युवा वह है जो सदा क्रियाशील रहता है, जिसके अंदर सिंह जैसा साहस है, जिसकी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है और जो इस संसार में कुछ अलग करना चाहता है। ऐसा नौजवान कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन में अपनी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि युवा यदि चाहे तो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। अदम्य साहस और शक्ति के पुंज युवा वर्ग के लिए यह समय अवसरों को चुनौती के रूप में लेते हुए स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि देश के बेहतर कल के निर्माण में लगने का है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय यूथ कॉन्फ्रेंस की थीम व्यवसाय वातावरण निर्माण के लिए बेहतर कल को केंद्र में रखते हुए तय की गई है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आत्मनिर्भर भारत की सोच का मूल आधार भी यही है कि कैसे भारत को स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग से उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर ऐसे बेहतर कल का निर्माण किया जाए
जिससे देश का चहुमुखी विकास हो। अभी जयपुरिया जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा लोकल फॉर वोकल, क्या मैं उल्लेख किया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला है। युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ शिक्षण के दौरान ही उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए तो उसके बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी यह भी है कि इनोवेशन के जरिए शिक्षण संस्थान ऐसा वातावरण निर्मित करे जिसमें विद्यार्थी देश और समाज के लिए काम करने की दिशा में आगे बढ़ सके और लोगों को प्रेरित कर सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शरद जयपुरिया जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान उद्यमियों की धरा है। देश भर में उद्योग धंधों में राजस्थान के लोगों की ही प्रमुखता है। राजस्थान के कारोबारियों ने पूरे विश्व में अपने कौशल और सूझबूझ की गहन व्यावसायिक दृष्टि से विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं गया हुआ था अभी जैसलमेर में है कुलधरा, और उस इलाके में घूमा था तो मुझे लोगों ने बताया यहाँ पालीवाल और गोयल ये दो समाज के लोगों ने विश्व के अंतर्गत जाकर विश्व में जाकर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए और बड़े संपन्न लोगों में गिने जाते रहे। ये वहां के इतिहास बारे में बताते हैं। तो राजस्थान तो सचमुच बड़ा निर्माण कर रहा है। देश भर के उद्योग धंधों में राजस्थान के लोगों की ही प्रमुखता है। राजस्थान के कारोबारियों ने पूरे विश्व में अपने कौशल और सूझबूझ की गहन व्यवसायिक दृष्टि से विशिष्ट पहचान बनाई। मैं तो बल्कि यह भी कहता हूं कि राजस्थान उद्योगपतियों की नर्सरी है। अगर मैं कहूं उद्योगपतियों की नर्सरी है तो अतिशयोक्ति नहीं। और यहाँ के छोटे छोटे कस्बों जैसे नवलगढ़ है, पिलानी है, सुजानगढ़ से बाहर गए उद्यमियों ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और आज भी वो निर्वहन करते जा रहे हैं। याद करता हूं तो कितने कितने उद्यमियों के नाम जहन में पहुंचते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, किशोर बियानी, अजय पीरामल और राहुल बजाज जैसे उद्योगपति देश को राजस्थान में ही दिए। इन उद्योगपतियों ने औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान का नाम देश विदेश में रोशन ही नहीं किया है, बल्कि देश को आर्थिक स्थिति के रूप में स्थापित करने में इनकी महती भूमिका है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सामूहिक स्तर पर हम अभी जिस युग में हैं उसकी जटिलताओं पर पूरी तरह से काबू पाने की हमारी कल्पना सीमित है और जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तभी कठिन परिस्थितियों में हमारी पहचान होती है। उद्योग व्यवसायों पर कोरोना का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी हमारे सम्मानित श्री धूरी जी बोल रहे थे कि कोविड-19 के अंतर्गत इनोवेशन का एक जबरदस्त स्वरूप निर्माण हुआ था और कोविड-19 की ये देन भी है कि नवाचारों के माध्यम से लोगों ने आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त किया है। इसे देखते हुए जरूरी है कि औद्योगिक क्षेत्र में रिकवरी, लचीलापन और सुधार के एजेंडे को व्यवहारिक रूप में भविष्य के लिए सम्मिलित किया जाए। उसकी शुरुआत देश के अंदर निर्माण क्षमताओं के विकास से की जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र यही है कि कैसे देश के अंदर मौजूद संसाधनों का उपयोग हम व्यावसायिक कौशल से करें। उपलब्ध उत्पादों के कच्चे माल के उपयोग के साथ ही जरूरी यह भी है कि देश प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कारकों तथा समूहों के साथ अच्छे संबंध बनाए। उच्चतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि कैसे देश के छोटे व मझोले उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। मैं एमएसएमई मिनिस्टर रहा हूं, मैंने उस दिशा में काम करने का प्रयास किया है और मैंने अनुभव किया
कि अगर छोटे मझोले इस प्रकार के उद्यमों को प्रश्रय दिया गया, उनको अवसर उपलब्ध कराए गए, स्टार्टअप के माध्यम से भी लोगों को उस प्रकार की सुविधाएं संसाधन प्रदान किए गए, तो निश्चित रूप से हम पूरे देश भर के अंदर उद्योगों का विकास करेंगे। उनमें से नवोन्मेष भी बड़ा तेजी से पैदा होगा। अभी इनोवेशन के बारे में अभी बताया आपने कि इसकी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ये लगातार चलता रहे, दिमाग उस दिशा में सोचता रहे, तो नई नई चीजें उसमें से आती जाती हैं। छोटे और मध्यम उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही उनसे संबंधित उत्पादों के विपणन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। युवाओं में उद्यमिता के विकास के साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जैसे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों के विपणन में वह प्रभावी भूमिका निभा सके। इसके लिए वैश्विक बाजार की मांग और पूर्ति के अध्ययन के साथ ही विपणन की, मार्केटिंग की कारगर तकनीक पर भी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में आरंभ से ही अध्ययन करवाया जाए, तो इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रारंभ से ही एक व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मैं ये मानता हूं कि कोरोना महामारी ने व्यवसायों के लिए चुनौतियों के साथ कई अवसर भी पैदा किए। हमारे उद्योगपति इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने व्यवसाय में यथोचित बदलाव करें एवं आने वाले समय के लिए उत्कृष्ट रणनीति बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर देश के उज्जवल भविष्य में प्रभावी योगदान दें। यह समय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कार्य करने का है। इसके लिए ऐसी नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उद्यमशीलता, नवोन्मेष को बढ़ावा मिले। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत दुनिया को क्या देना है, क्या करना है, हम क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बीच अच्छा संतुलन बनाते हुए भी कार्य करने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, कि वही विकास लंबे समय तक स्थायित्व प्राप्त कर सकता है जिसमें प्रकृति के अधिकाधिक दोहन की बजाय संरक्षण की सोच के साथ कार्य किया जाए। युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा जरूरी है, परंतु इतना ही जरूरी यह भी है कि कैसे वे देश की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए भी जागरूक रहकर कार्य कर सके। मैंने जो मूल कर्तव्य का पाठ किया उसमें एक बिंदु ये भी है कि हम प्राकृतिक संपदा, वन्य जीव, जो बाकी के जीव जंतु हैं, इनको कैसे संरक्षित करें। इनको संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़े। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग प्रकृति संरक्षण की सोच से किया जाता है, तो इसके दूरगामी बेहतर परिणाम मिलते हैं। युवाओं में इसी सोच का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। युवाओं के बेहतर कर के लिए प्रदेश में रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, परंतु उसके लिए वातावरण निर्माण भी आवश्यक है। यहाँ औद्योगिक क्रियाकलापों और रोजगार सृजन में लघु उद्योग क्षेत्र की अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान ही है। अन्य क्षेत्रों में भी स्थानीय संसाधनों के उपयोग से संबंधित बृहद एवं मध्यम श्रेणी के निवेश की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इनमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रमुख है। इस क्षेत्र में होंडा शेयर और अशोक लीलैंड प्रमुख कंपनियां अभी कार्य कर रही हैं। माइक्रो, बॉश, फेडरल मुगल और जापानी आनुषंगिक इकाइयों का समूह राज्य में अन्य प्रमुख ऑटो पुर्जों के निर्माता है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाओं की तलाश कर उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि प्रदेश में ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाए जिन पर कम ध्यान दिया गया है और वहां बेहतरीन व्यावसायिक विकास की संभावनाएं हैं, जिस पर बिजनेस में बेहतर प्रबंध से ही उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण के साथ
स्थानीय संसाधनों की व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से खोजकर उनका प्रबंध किया जाए तो औद्योगिक विकास के बेहतर कल निर्माण हम कर सकते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते थे, युवा अवस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति असाधारणता में प्रवेश कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यह यूथ कॉन्फ्रेंस युवाओं के लिए ज्ञान के नए द्वार खोलते हुए व्यावसायिक वातावरण निर्माण के बेहतर कल की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इस विषय पर अपने बात को रखने के लिए। ये स्वयं में मुझे आपने गौरवान्वित किया है और इसके लिए आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।